हाँ, क्या हाल चाल है भाई? पढ़ाई लिखाई बेहतरीन चल रही है कि नहीं? हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस तुम लोगों के आने वाले होंगे नेक्स्ट मंथ। ऑलमोस्ट 15 सितंबर से लगभग लगभग हर स्कूल में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। उससे पहले हम लोगों को दो तीन टॉपिक्स और कवर करने हैं। एक लाइंस एंड एंगल्स करना है, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, तीन चैप्टर्स हम लोग कोशिश करेंगे कवर करें। ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाती है क्लास 9th में लाइंस एंड एंगल से। अब कुछ लोगों को ज्योमेट्री समझ में आ जाती है तो उनको बहुत मजा आता है, जिनको नहीं समझ में आती है तो ज्योमेट्री ही उनके लिए सबसे मुश्किल टॉपिक बन जाता है। समझना इसको इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्लास 9th का एक बड़ा पोर्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से आता है एग्जाम में। तो इसलिए ज्योमेट्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। पहला लेक्चर है, अच्छे से देखोगे तो कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जब बेसिक इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास अच्छे से क्लियर रहेगी तो क्वेश्चन लगाने में तुमको मजा आएगा और काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक चीज आती है लाइन। अब लाइन तो तुम लोगों ने सुन ही रखा होगा कि भाई किसको बोलते हैं, कोई भी खींच दिया। तुम्हारे लोगों के लिए तो लाइन, लाइन, सेगमेंट, रे सब एक ही बात हो जाती होगी। ठीक है, लाइन जनरली एक वन डायमेंशनल फिगर होगा जिसके पास लेंथ तो होगी लेकिन कोई ब्रेथ नहीं होगी, एक इस तरह से भी कह सकते हैं। या फिर कई सारे पॉइंट्स हो अपोजिट डायरेक्शन में और उनको आप मीट कराते चले जाओ। ठीक है, तो एक जो बन के तैयार होगी वो लाइन होगी दैट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली, जिसको आप बढ़ा सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है ए बी, तो इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, इस ए बी की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है। मैं इसको जितना चाहूं इधर बढ़ाता जा सकता हूं और जितना चाहूं इधर बढ़ाता जा सकता हूं। यानी इसके इधर जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिलाता चला जाऊं और इधर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको मिलाता चला जाऊं तो एक लाइन बन के तैयार होगी जिसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होगी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब इसके बाद आता है एक टर्म लाइन सेगमेंट। सेगमेंट से जनरली हम क्या समझते हैं? सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। ये लाइन है, इस लाइन में से एक टुकड़ा काट के उठा लो। इस लाइन में से क्या करो, एक टुकड़ा काटकर उठा लो। तो इसमें से मैंने मान लिया यहां से लेकर यहां तक इतना बड़ा एक टुकड़ा उठाया और इसको इधर ले लिया, तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। अब मैंने यहां से एक टुकड़ा उठाया है तो उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, यानी एक फिक्स लेंथ होगी। यानी इसका एक इनिशियल पॉइंट भी होगा ए और इसका एक फाइनल पॉइंट भी होगा बी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो लाइन सेगमेंट क्या होगा? ये एक तरह का एक पोर्शन होगा लाइन का जिसके पास इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होगा। क्लियर है बात? इसके बाद आ जाओ रे। रे में क्या होगा? एक एंड पॉइंट होगा, बस एक एंड पॉइंट होगा। दूसरी तरफ ये जितना चाहे उतना इसको एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे इसको ऐसे ले गया और यहां पर मैंने एरो का निशान दिया, तो ये एरो का निशान ये शो कर रहा है कि आप इसको इस तरफ जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। मैंने इसको कहा भाई ए बी, तो इसका एक एंड पॉइंट दिख रहा है मुझे। ठीक है, यानी यहां पर देखो एक एंड पॉइंट ए दिखाई दे रहा है, यहां पर ये एंडिंग पॉइंट है, इसका एक एंड पॉइंट है। उसके दूसरी तरफ जितना चाहो उतना इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो रे के पास क्या होगा? एक एंड पॉइंट होगा। अगर लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो दोनों एंड पॉइंट इसकी दोनों तरफ होंगे। ये कह लो इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होगा, एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट दोनों होगा। और लाइन की अगर हम बात करें तो ना तो इसमें इनिशियल पॉइंट होगा ना एंडिंग पॉइंट होगा। इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है, इसकी भी लेंथ फिक्स नहीं होती है, जबकि इसकी लेंथ फिक्स होती है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, ये तीनों बातें तुम लोगों को समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ठीक है। अब आ जाओ लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आप दो लाइंस ऐसे खींचते हो प्लेन पे, तुम्हारे पास पेपर रखा होगा, पेपर लेकर दो लाइन खींच लो। तो दो लाइन खींचने के ना दो ही तरीके हो सकते हैं। एक और, हालांकि हम लोग उसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं कि लाइन के ऊपर एक लाइन खींच दी। ठीक है, 10th में थोड़ा सा पढ़ोगे। तो जनरली दो ही तरह की मिलेंगी, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही होंगी तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाएगा। और नॉन इंटरसेक्टिंग में क्या होगा? पैरेलल लाइंस होंगी। अब तुम कहोगे कि मैंने अगर कोई लाइन ऐसे खींच ली अपने पेपर पे, ऐसे ऐसे बना ली, तो ये भी तो नहीं मीट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग क्यों हुई? भाई हम लाइन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लाइंस की। और लाइंस को आप जितना चाहो उतना आगे एक्सटेंड कर सकते हो। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये कहीं ना कहीं यहां आकर क्या हो जाएगी? मीट कर जाएगी। बोलो, यानी कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा?
तो इंटरसेक्टिंग जो तुमको तुम्हारे पेपर पे लाइंस दिखेगी कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, जनरली वो भी क्या होगी, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही पेयर होगा। ठीक है, जैसे ऐसे तुमने खींचा और एक ऐसे खींच लिया, अब तुमने नहीं मिलाया तो तुम कह रहे हो कि भाई ये नॉन इंटरसेक्टिंग है क्योंकि मैंने तो इंटरसेक्ट कराया ही नहीं। लेकिन चूंकि ये लाइन है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये इसको यहां पर इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो जितनी भी लाइंस होंगी, अगर वो कहीं पर भी आगे जाकर मीट कर सकती हैं तो उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाएगा। नॉन इंटरसेक्टिंग की कौन सी लाइंस होती हैं? वो लाइंस जिनको आप आगे एक्सटेंड करो तो कहीं पर भी मीट ना हो, कहीं पर भी मीट ना हो, यानी ये आगे बढ़ती चली जाएंगी, कहीं पर भी आपस में इनका मिलन नहीं होगा। और इनके बीच में, यानी कोई भी दो पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा बराबर रहेगी। ये हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी भाई, तभी तो ये लाइंस पैरेलल जाएंगी। अगर ये वाली डिस्टेंस कम होना शुरू हो गई तो कम होते 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 कहीं ना कहीं आगे जाकर मीट कर जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, ये दोनों बातें समझ में आ गई। आगे चले, ये सारे टर्म्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और इसमें कहीं ना कहीं तुमको दिखाई देंगे, इसलिए एक्सरसाइज पे जाने से पहले इसको हम लोग सीख रहे हैं। कोलिनियर पॉइंट्स इसको बोलेंगे। देखो, वो पॉइंट्स जो मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हो उनको कोलिनियर पॉइंट बोला जाएगा। यानी जैसे एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर। अगर इन तीनों को मैं ऐसे सीधे मिलाऊं और एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिल जाए तो इन पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा? अगर ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी, बोला जाएगा कि भाई पॉइंट ए बी सी जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर तुम मीट कराओगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर एक पॉइंट यहां पर ले लूं मैं, एक यहां पर ले लूं और एक यहां पर ले लूं, तो क्या एक सीधी लाइन मिलेगी? नहीं भाई, इसको ऐसे ले जाकर मिलाओगे, बस खत्म काम। अब इसको मिलाने के लिए रास्ता बदलना पड़ेगा, तो ऐसे मिलाया। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या बोले जाएंगे? अगर मैं यहां पर कहूं ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो पॉइंट सी है, तो ये ए बी सी कोलिनियर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या बोले जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? कोलिनियर और नॉन कोलिनियर समझ में आ गया। अब आ जाओ एंगल्स की बात करें। अगर देखो, दो रेज एक ही पॉइंट से निकाल दो, एक पॉइंट ले लो, यहां से एक रे ऐसे निकाल दो और दूसरी रे ऐसे निकाल दो, ये फ्रेम होता है एंगल। ये क्या होता है? ये एंगल होता है। और इन दोनों रेज का ये जो एंड पॉइंट तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, दोनों रेज का एंड पॉइंट, सपोज ये बी, ये जो दोनों रेज का एंड पॉइंट है, यहीं पर एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, और मान लो ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट ए। ठीक है, तो ये जो BC और BA है ना, ये आर्म्स बोले जाएंगे। ये दोनों क्या बोले जाएंगे? एंगल के आर्म्स ऑफ द एंगल बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? आर्म्स ऑफ द एंगल। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? और ये वाला जो पॉइंट है ना, जहां से दोनों रेज निकली हैं, इस पॉइंट को बोला जाएगा वर्टेक्स। क्या समझ में आती जा रही है बात कि नहीं? इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स बोला जाएगा। जिस पॉइंट से दो रेज निकलेंगी या जिस पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट्स निकल रहे होंगे, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स बोला जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? इसी का प्लूरल होता है वर्टिसेस। ये तुमको कई जगह देखने को मिलेगा। इसी का प्लूरल क्या होता है? वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल हो गया वर्टिसेस। अब किसी भी एंगल को नाम देने के लिए या तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा एंगल बी। क्या बोलूंगा मैं इसको? एंगल बी बोलूंगा, या तो सिर्फ बोलूंगा एंगल बी। ठीक है, एक बात। या तो इसको बोलूंगा एंगल ए बी सी, यानी जहां पर एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में होना चाहिए। ये बात याद रखना, जहां पर एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में होना चाहिए। या फिर मैं बोलूंगा एंगल सी बी ए। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये सब तो आता है, सीधे एक्सरसाइज पे जाना चाहिए, मे बी, लेकिन बहुत से बच्चों को ये चीजें नहीं आती। वो एंगल को गलत तरह से लिख देते हैं और वो उनको आगे भी प्रॉब्लम करता है, क्लास 10th में भी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, जब अभी आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ोगे क्लास 9th में, उसके बाद क्लास 10th में सिमिलैरिटी पढ़ोगे, ज्योमेट्री के कई ऐसे पोर्शन है वहां पर वो एंगल ही नहीं देख पाते हैं कि कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, तो वो एंगल ए बी सी को कुछ भी लिख देते हैं, सी ए बी लिख देते हैं। ठीक है, गलत हो जाता है। तो इसलिए इस एंगल को भाई या तो सिर्फ मैं एंगल बी बोलूंगा
या ABC बोलूंगा या CBA बोलूंगा, तीनों बातें सही हैं। जहां पर एंगल बन रहा है वो बीचों बीच में होना चाहिए, इस बात का तुमको ध्यान रखना है। जहां पर मीट करती हैं यानी ये दोनों रेज, उस एंड पॉइंट को क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स बोला जाएगा। इसी का प्लूरल वर्टिसेस होता है। और ये जो दोनों रेज हैं ये एंगल के आर्म्स बोले जाएंगे। एंगल की पूरी बात बोलो, समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स की अगर बात करें, ये सब तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, शायद याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूं। सबसे पहले एक्यूट एंगल की अगर बात करें तो ये लेस देन 90 डिग्री होता है। क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री से छोटा होता है। अब 90 डिग्री से छोटा होगा तो मिनिमम एंगल 0 डिग्री का ही होगा। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में ये एंगल होता है, उसको अक्यूट एंगल बोला जाता है। जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया, इवन 89 डिग्री हो गया। ये जितने के जितने 90 से नीचे के एंगल्स हैं वो सब के सब क्या बोले जाएंगे? अक्यूट एंगल बोले जाएंगे। क्लियर हो गई बात अक्यूट एंगल की? अब आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को क्या बोला जाता है? राइट एंगल बोला जाता है। देखो एंगल कैसे बनता है, जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, इस तरह से मैं इसको लाइन मान लेता हूं। यहां से जब आप ऐसे हाथ उठाओगे तो ये एंगल बन रहा है, यहां पर ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? वर्टेक्स। तो ये एंगल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो अभी मान लो यहां पर 0 है, फिर ये हाथ उठना शुरू हुआ तो देखो एंगल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। अभी ये एंगल कैसा है? अक्यूट है, ठीक है, 90 से छोटा है। फिर बिल्कुल जब ऐसे पहुंच जाएगा ना, ऐसे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। कितने का बन गया? 90 डिग्री का एंगल। इसको राइट एंगल बोला जाएगा। और उसके बाद जैसे ही ये इधर बेंड होना शुरू होगा ये ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। कौन सा एंगल बनेगा? ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस क्या होता है? 90 से बड़ा होता है। ये एंगल क्या होगा? अगर मैं इसको x बोलूं तो भाई ये x जो होगा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। यानी इन दोनों के बीच वाली जो वैल्यूज होंगी, इनके बीच में जो एंगल होगा उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाएगा। जैसे 110 डिग्री हो गया, 115 हो गया, 130 हो गया, 175 हो गया, 91 डिग्री हो गया। कोई भी एंगल लो 90 और 180 के बीच में आना चाहिए, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाएगा। क्या ऑब्ट्यूस एंगल वाली बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रही है? अब इसके बाद आ जाओ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये एक सीधी लाइन, स्ट्रेट एंगल मतलब सीधी लाइन कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। यानी यहां से एंगल बनना स्टार्ट हुआ, ऐसे 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 और ऐसे जाए कि ऐसे, मतलब बिल्कुल ये दोनों हाथ ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा। यानी यहां से घूमकर ये बिल्कुल सीधी लाइन बन गई, उस एंगल को स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। उसके बाद आ जाओ रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ही 180 को क्रॉस करेगा एंगल, देखो ये यहां से बनना स्टार्ट हुआ, ऐसे होते होते यहां पर देखो यहां से बनना स्टार्ट हुआ, ऐसे उठा, अभी लेस देन 90 अक्यूट है। ये कितना हो गया? 90 से और इधर की तरफ बेंड किया इधर, तो ऑब्ट्यूस बना, बिल्कुल सीधी लाइन हो गई, स्ट्रेट हो गया। अब जब ये बेंड कर गया, यानी स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ जैसे ही बेंड करेगा, ये एंगल जो बन के तैयार होगा बाहर की तरफ, ये एक रिफ्लेक्स एंगल होगा। अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूं, इसको नहीं, अगर मैं इस एंगल को मान लेता हूं z, यानी ये जो एंगल बन रहा है, मैंने इसको येलो से डिनोट कर रखा है कि नहीं, ये वाला, ये पूरा एंगल देखो z अगर बन रखा है, तो ये जो z होगा ये 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। अब 180 और 360 के बीच का कोई भी एंगल उठा लो, 200 डिग्री उठा लो, 250 डिग्री उठा लो, 260 डिग्री उठा लो, ये सारे के सारे एंगल क्या बोले जाएंगे? रिफ्लेक्स बोले जाएंगे। और ये जो अंदर की तरफ बन रहा होगा ना, ये अंदर, ये अक्यूट होगा। जैसे यहां पर देखो, ये मैंने अक्यूट बनाया था, ये एंगल कौन सा है? अक्यूट एंगल है। अगर मैं इसके बाहर की तरफ से एंगल को मेजर करूंगा तो वो क्या होगा? एक रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब अगर तुम्हें रिफ्लेक्स एंगल किसी क्वेश्चन में सॉल्व करना है, बताना है, और अक्यूट एंगल आया है, तो तुम्हें क्या करना है? उसको 360 से माइनस कर देना है। क्या करोगे? 360 से माइनस कर दोगे। जैसे ही उसको 360 से माइनस करोगे, रिफ्लेक्स एंगल निकलकर आ जाएगा। और ये जो 360 डिग्री होता है, इसको होल एंगल बोलते हैं या फिर कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। जहां पर पूरा चक्कर, एक राउंड पूरा कंप्लीट होता है, वहां पे कंप्लीट एंगल बनता है। जैसे घड़ी की सुई 12 से स्टार्ट हुई मान लिया और घूम के फिर 12 पे आई, तो कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट किया? 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लिया है। बोलो सारे ये एंगल समझ में आ गए कि नहीं? अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? देखो
ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये पेयर होते हैं, यानी जोड़ा होगा, दो एंगल का पेयर होगा, जिनका सम कितना होगा, जिनका सम 180 सॉरी जिनका सम 90 डिग्री होगा, ठीक है, जिनका सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा। और ये पेयर होगा हमेशा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, पेयर होगा, यानी जोड़ा होगा, दो एंगल का जोड़ा होगा, अकेला एंगल नहीं दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा 40 और 50, तो ये दोनों एंगल्स क्या बोले जाएंगे, ये पेयर 40 50 का ये पेयर क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा। इसी तरह से 60 30 ये पेयर क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बोले जाएंगे, क्या बोले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट। यानी 60 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 30, और 30 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 60। क्लियर हो गई बात कि नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी क्या होगा, पेयर होगा। देखो ये कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए क्योंकि राइट एंगल भी 90 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री भी बता दिया जाता है 90 होता है, वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्या है और राइट एंगल क्या है। तो राइट एंगल तुम्हारा एक एंगल होगा 90 डिग्री का, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये जोड़ा होगा, यानी दो एंगल का सम आ रहा होगा 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया कि नहीं, राइट एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह से अभी मैंने क्या बताया था कि ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है, कितने का होता है 180 डिग्री का। तो ये एक अकेला एंगल होगा 180 डिग्री का, उसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं तुमको दो एंगल दे दूं, यानी पेयर दे दूं, जिनका सम कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो उनको मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलूंगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, जिसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, जिसका सम क्या कितना होगा 180 डिग्री होगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, 140 और 40 बोलो, 180 आ रहा है सम के नहीं, 45 और 135 सम 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दोनों पेयर क्या बोले जाएंगे, सप्लीमेंट्री बोले जाएंगे। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, सप्लीमेंट। यानी 140 का सप्लीमेंट 40 और 40 का सप्लीमेंट 140। क्लियर हो गई बात कि नहीं। 45 का सप्लीमेंट 135, 135 का सप्लीमेंट 45। यानी अगर किसी भी एंगल का सप्लीमेंट पूछा है 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल। मैंने कहा कि भाई 20 डिग्री का सप्लीमेंट बताओ, तुम उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 180 माइनस 20 कितना आ गया 160, खत्म हो गई बात। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट पूछे क्या करना है, 90 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैंने कहा भाई 30 का कॉम्प्लीमेंट बताओ, 90 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं, आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री समझ में आ गया। अब आ जाओ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब समझते हो, जैसे ये रूम और इसके बगल में मेरे एक और रूम है मान लो, या अपने घर में देखो दो रूम अगल बगल होंगे, तो उसमें तुमको बीच वाली वॉल जो है वो कॉमन दिख रही होगी। यानी एक अगर दो रूम अगल बगल है तो एक वॉल ऐसी होगी जो कॉमन हो रही होगी, जो दोनों रूम के पोर्शन में होगी। ठीक है, यानी इधर वाले रूम के लिए भी और इधर वाले रूम के लिए कॉमन वॉल होगी कि नहीं होगी। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होगा, एक आर्म कॉमन होगा, एक आर्म क्या होगा कॉमन होगा। जैसे देखो यहां से मैंने कहा सीबीडी, एंगल कौन सा सीबीडी, और ये एंगल एबीडी। तो मैंने दोनों में देखा कि बीडी जो है वो दोनों का हिस्सा है, यानी ये वाली जो साइड दिख रही है बीडी ये कॉमन है, ये इसका भी हिस्सा है एंगल सीबीडी का भी और एंगल एबीडी का भी। तो जब कॉमन आर्म मिल जाए, यानी दो एंगल में कोई एक आर्म क्या हो जाए कॉमन हो जाए, तो उन दोनों एंगल्स को क्या बोला जाएगा, एडजेसेंट बोला जाएगा। जैसे यहां पर कौन कौन है एबीडी, और एंगल कौन सा है बीडीसी। इसमें देखो कौन सा कॉमन मिल रहा है मुझे यहां पर अगर ध्यान से देखो तो यहां बीडी और यहां भी बीडी, ये आर्म मुझे क्या मिल रहा है कॉमन मिल रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या होंगे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। क्या एडजेसेंट एंगल वाली बात समझ में आ गई। आगे चले हम लोग, चलो अब आ जाता है लीनियर पेयर। क्या हो जाता है लीनियर पेयर, ये एक स्पेशल टाइप का एडजेसेंट एंगल ही है। देखो एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, एडजेसेंट एंगल क्यों है एडजेसेंट, क्योंकि ये जो बीडी है ना ये कॉमन आर्म है। एंगल डीबीसी को ध्यान से देखो, फिर एंगल डीबीए को ध्यान से देखो, डीबी तो इसका कॉमन है कि नहीं है। तो लीनियर पेयर बोलेंगे किसको, वो दो एंगल्स जिनके नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना दे। देखो सीधी लाइन बना दिया कि नहीं, यानी लिख देता हूं मैं, देखो वो एंगल्स जिनके
नॉन कॉमन, नॉन कॉमन समझते हो कि नहीं भाई? ये वाला तो कॉमन आर्म है ना, दोनों में है। नॉन कॉमन आर्म यही है ना, जिनके नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना दें, एक स्ट्रेट लाइन बनाएं या बना दें, या कुछ भी कह लो, ठीक है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? समझ में आ गया? अब अगर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ये दोनों मिलके, तो जाहिर सी बात है कि सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि सीधी लाइन बना दिया तो ये पूरा एंगल 180 होगा। इसका हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे, तो आमने सामने जो एंगल बन रहे होंगे उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाएगा। जैसे यहां पर इसको देखो, इन दोनों को, एंगल एओडी, एंड यहां से देखो एंगल बीओसी, बोलो आमने सामने है कि नहीं है? इनको क्या बोला जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाएगा। इसी तरह से यहां पर देखो एओसी को ध्यान से देखो, और ठीक उसके सामने कौन सा, बीओडी या डीओबी, कुछ भी कह लो, बोलो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट समझ में आया? अच्छा, अगर मैंने कहीं पर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, और यहां से हल्का सा लाइन ऐसे कट कर दी, ठीक है, अब एक एंगल यहां पर बनाया और एक एंगल यहां पर बनाया, बोलो क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है? फिगर देखने में ध्यान रखना, हो सकता है तुमको एक नजर में लगे कि भाई आमने सामने है तो वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ये वाली लाइन गई है, क्लियर है, और ये वाली लाइन आई है, तो जो एंगल बनेगा वर्टिकली अपोजिट, वो ये पूरा एंगल बनेगा। ध्यान से देखो, ये दोनों जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे कि नहीं? और मैंने सिर्फ तुमसे इस वाले की बात करी है, छोटा सा एंगल ये, तो भाई ये तो वर्टिकली अपोजिट है नहीं, वर्टिकली अपोजिट ये पूरा एंगल है। तो जब भी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स फिगर हो तो उसमें ध्यान से देखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है। इनकी प्रॉपर्टी अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब आगे चलते हैं, एंग्जियम समझ लो। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ठीक, एक काम करो, पहले समझ लो कि एंग्जियम क्या होता है। अभी तो तुमको एंग्जियम में कंफ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, उसका किसी टाइम एक लेक्चर ले लूंगा, हो जाएगा। फिलहाल मैं एंग्जियम बता देता हूं। देखो, एंग्जियम एक तरह का फैक्ट है, एक तरह का रूल है, जिसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। कोई एक फैक्ट समझ लो, मैथमेटिकल वो फैक्ट्स जिनके लिए किसी प्रूफ की कोई जरूरत ना हो, उनको बोला जाता है एंग्जियम, ठीक है। और थ्योरम उनको बोला जाता है, अभी आगे एक थ्योरम भी आएगी जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, यानी जिसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत हो। तो जब हम किसी चीज को प्रूव करते हैं, उसके लिए कोई प्रूफ लेकर आते हैं, तो उसको थ्योरम बोला जाता है मैथमेटिक्स में। और इसमें क्या होगा, इसमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी, ये एक तरह का फैक्ट होगा, ठीक है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। तो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अभी यार यही चीजें तो हम लोगों ने पढ़ी थी। देखो, ये है एक लाइन, और टेढ़ी हो गई क्या, कोई बात नहीं। इफ अ रे, और इसके ऊपर एक रे आ गई है, और ये थी लाइन, आ गई, ठीक है, ये बी मान लो, ये सी मान लो, कुछ भी मान लो, ये ए मान लो डी पे कट किया। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अब एडजेसेंट एंगल कौन से, एक ये वाला है और एक ये वाला है, इज 180 डिग्री। इनका एंगल कितना होगा, सम इन दोनों का 180 डिग्री होगा। भाई देखो जरा ध्यान से, ये लीनियर पेयर ही तो है। जब दो नॉन कॉमन आर्म्स मिलके, यानी दो एंगल के नॉन कॉमन आर्म्स एक सीधी लाइन बना दे, तो उसी को तो क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन बना दे, तो उसी को तो लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल्स क्या बोले जाएंगे, लीनियर पेयर बोले जाएंगे। इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यही बात यहां पर समझाई गई है। यानी अगर मैं पीछे आऊं, यहां पर देखो ये लीनियर पेयर दिखाई दे रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो एंगल तुम्हें दिख रहा है BDC, और इधर जो एंगल दिख रहा है ABD, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर हो गई अब ये बात कि नहीं? ये ध्यान रखना। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही बात यहां पर कही गई है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल, दो पड़ोसी एंगल, उनका सम अगर 180 आ गया, तो नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन।
तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो एक लाइन बना रही होंगी। पहले क्या बोला था कि अगर एक लाइन पे एक रे आए तो जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। अब यही बात पलट के बोली जा रही है, यानी उल्टा। उल्टा क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर ये दोनों एंगल मिलकर 180 बनाएंगे, इसका मतलब ये जो CDB है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये दोनों बात तुमको ध्यान रखनी है, अभी हम लोग जब 6.1 को सॉल्व करेंगे उसमें काम आने वाली है। क्या दो बात हो गई फिर से? ये लीनियर पेयर बना, सीधी सीधी बात ये है, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आया या तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। यानी उनके नॉन कॉमन आर्म जो होंगे वो मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, तो वो एक सीधी लाइन हो जाएगी। मिक्स कर दिया मैंने, क्या बोला, एक मिनट में फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर एक लाइन है और उस पर कोई रे डाली जाती है, ठीक है, तो जो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब जो उनके दोनों एंगल्स के जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो मिलकर कितना बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन बनाएंगे। बस यही बात कह रहा है। पहले से पता है कि लाइन है तो उनका सम 180 डिग्री, पहले से पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, इसका मतलब नॉन कॉमन आर्म्स एक लाइन बना रहे हैं। ये याद रखना, आगे बहुत ज्यादा अभी काम आएगा ये। If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angle समझते हो ना, अभी डिस्कस किया था ये दोनों। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। यानी यहां से रिजल्ट ये निकलेगा कि जो एंगल AOD है ये बराबर होगा BOC के। AOD ये हो गया, BOC ये हो गया, ये दोनों बराबर हो, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह से AOC ये बराबर होगा किसके, BOD के। ये रिजल्ट याद रखना है सीधे सीधे। हालांकि थ्योरम है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन प्रूविंग तुमसे नहीं पूछता है, ठीक है। अगर पूछने को बोलेगा भी तो भाई एक काम कर देना, यहां से लीनियर वाली प्रॉपर्टी लगा देना, ठीक है। CD एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और यहां पर AB एक स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, ठीक है। आमने सामने रख देना, ये वाला एंगल तो दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों अपने आप बराबर हो जाएंगे। फिलहाल करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अभी सिर्फ ये बात समझ लो जो मैंने बताई है। यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 पे जा सकते हैं, ठीक है। मेन बातें याद रखना कि भाई जो लीनियर पेयर होता है उसका सम 180 होता है, और अगर सम एडजेसेंट एंगल्स का 180 आ रहा है इसका मतलब एक सीधी लाइन बन रही होगी। अगर वर्टिकली अपोजिट है एंगल्स तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी। चलो अब जब एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। और 6.1 का देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। एक फिगर दे रखा है और तुमसे कह रहा है लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई एक लाइन AB है, एक लाइन CD है, दोनों ने O पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। आगे चलो, AOC और BOE का सम कितना है, 70 डिग्री है। यानी AOC और BOE मिलकर कितना बना रहे हैं, 70 डिग्री बना रहे हैं। ध्यान से देखो जरा, AOC यही वाला एंगल है कि नहीं है, और BOE ये वाला एंगल है, और ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, बोलो, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 70 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट, इसको मैं, हाँ अब दिख रहा, ठीक है। देखो AOC और BOE का सम कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। BOD 40 डिग्री है। BOD तुम्हारा ये दिख रहा है तुमको, BOD ये कितना दे रखा है, देखो एक मिनट, ठीक है। BOD कितना दे रखा है, देखो 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और इन दोनों का सम दे रखा है कितना, 70 डिग्री। और मुझे क्या बताना है, एक BOE बताना है और एक रिफ्लेक्स COE बताना है, दोनों एंगल्स बताने। ध्यान से देखो कैसे करना है हम लोगों को, समझो। सबसे पहले जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, जरा ध्यान से देखो, AB और CD, इन्होंने क्या बोला है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी, AB और CD। जरा रिकॉल करो, अभी हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जरा इसमें तलाश करो वर्टिकली अपोजिट एंगल को। तो ध्यान से अगर मैं देखूं कि AB ये है, CD ये है, तो आमने सामने की ये एंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये 40 डिग्री दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना,
समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? भाई जब ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरा इन्होंने ये कहा था कि भाई ये और ये दोनों मिलाकर, यानी इन दोनों का सम, ये दोनों मिलाकर कितने थे, 70 डिग्री थे ना, दोनों मिलाकर। ये हो गया था कितना भाई, 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट से, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आती जा रही है बात कि नहीं? ये 30 डिग्री हो गया। तो अब रिफ्लेक्स सीओई से पहले क्या निकाल लो, सीओई निकाल लो। कौन सा निकाल लो, सीओई। यहां पर देखो यही तो है सीओई, और ये जो तीनों एंगल दिख रहे हैं वो लाइन ए बी पर है। कहां पर है, लाइन ए बी पर। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों एक ही लाइन है ए बी पर। और जब एक ही लाइन पर एंगल्स बनते हैं तो उनका सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो जब इन तीनों का सम 180 होगा तो 40 और 30 70 जोड़कर 180 से घटा दो, बस 110 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल। और रिफ्लेक्स निकालना हो किसी भी एंगल का तो 360 से घटा देना, आ गया आंसर 250। बोलो सॉल्व हो गया कि नहीं? अब देखो करते हैं आसानी से। इसको मैं हटा देता हूं, समझ तो तुम गए ही हो। ठीक, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो। तुम सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख दो भाई जो इन्होंने दी है। क्या इंफॉर्मेशन है कि जो एंगल AOC है, इसमें जब एंगल BOE को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन है। और एंगल BOD कितना दे रखा है, 40 डिग्री। ये दो इंफॉर्मेशन इन्होंने गिवन दे रखी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये वाला एंगल निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा AOC। कैसे निकालेंगे AOC? देखो AOC जो होगा ये बराबर होगा किसके, BOD के। और अब रीजन क्या लिखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझा मैं चुका हूं पहले ही। AOC इज इक्वल टू BOD, मुझे पहले से पता है 40, तो यहां पर 40 डिग्री रख दिया। AOC की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री आ गई। एक एंगल फाइंड हो गया। चलो, यानी ये वाला एंगल मेरा निकल गया। अब यहां पर देखो AOC दे रखा है, AOC मुझे पता चल चुका है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन यूज कर लो जरा। AOC में जब मैं BOE को ऐड कर रहा हूं तो पता चल रहा है कि भाई ये 70 डिग्री है। AOC मैं निकाल चुका हूं कि 40 डिग्री है, और लेकिन मुझे निकालना क्या था, BOE। 40 BOE में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसको मैं ले जाकर उधर क्या करूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। और 70 में से 40 जाएगा तो 30 डिग्री बचेगा। ये तो सबको पता है ना? 30 दिख रहा है कि नहीं भाई, जो इसको 30 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं, या यहां किसी को डाउट लग रहा है? क्या बात समझ में आ गई कि एंगल BOE कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मुझसे इसने COE पूछा था। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसी में कई जगह बनाते हैं। देखो इसी के ऊपर ही सॉल्व कर देता हूं। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों का सम कितना होना चाहिए, बोलो 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं? तो चलो यहां से उठाते हैं। ये जो मेरा एंगल AOC है प्लस BOE है, क्योंकि इनका सम पता था इसलिए इनको मैंने साथ में रखा, और प्लस COE है, इन तीनों का सम 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री। अच्छा, ज्योमेट्री में जब भी कोई चीज लिखते हैं ना तो रीजन सामने लिख देते हैं। तो रीजन इसका क्या होगा, एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब वैल्यू देखो, AOC BOE मिलाकर 70 डिग्री था क्वेश्चन में, तुम्हें पहले से पता है। COE बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो जब मैं COE निकालूंगा, 70 इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 110 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये हो गया COE। लेकिन मुझसे तो रिफ्लेक्स COE पूछा था ना भाई, तो जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो 360 में से उस एंगल को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो COE 110 था, रिफ्लेक्स COE क्या करेंगे, 360 से 110 को निकालेंगे तो आ जाएगा 250 डिग्री, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है या किसी को कोई डाउट लग रहा है? हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो, लाइंस एक्स वाई एन एम एन इंटरसेक्ट एट O, POY 90 दे रखा है, यानी ये वाला एंगल तुम्हें कितना दे रखा है, ये एंगल तुम्हें 90 डिग्री गिवन है। A रेशियो B 2:3 दे रखा है।
अच्छा ये 90 है तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा, 90 ही तो होगा, हाँ है ना। लीनियर पेयर बना रहा कि नहीं भाई, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन तुमको दिखाई दे रही है, पी ओ वाई इन्होंने 90 दिया है तो ये भी बनाएगा। तो पहले इसी इंफॉर्मेशन को तुम एक काम करो, इस्तेमाल करो। क्या भाई, जो एंगल पी ओ वाई है और एंगल पी ओ एक्स है, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? भाई देखो, ये एक रे आई, मतलब यहां से एक रे गई, ये गई, ये एंगल मिलके देखो ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन ऐसे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? अब पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा? पी ओ वाई 90 दे रखा था, तो मैंने यहां से कहा लिया कि भाई पी ओ एक्स भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये मैं निकाल लूंगा, 90 इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 में से जब आप 90 डिग्री निकालोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब पी ओ एक्स को देखो, ए और बी, एंगल पी ओ एक्स, ए और बी मिलकर बना रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ए प्लस बी कितना आ गया, 190 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 90 डिग्री। और ए रेशियो भी क्वेश्चन ने पहले से दिया था, कितना दिया था, 2:3 दे रखा था, 2:3। ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास गिवन थी। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब ए और बी निकाल जाएगा, बिल्कुल आसानी से निकाल लिया जाएगा हम लोग। देखो कैसे निकालेंगे, ए बराबर देखो क्या करेंगे, ए का हिस्सा कितना है, 2, और टोटल कितना है, 2 और 3 5, रेशियो को ऐसे ही बांटा जाता है। और टोटल एंगल कितना था, 90। बस सॉल्व कर दो, 5 से काटो, 5 1 जा 5 18 जा हो जाएगा, 18 को 2 से इंटू करोगे 36 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से बी निकालना है, तो देखो ए और बी मिलाकर कितना है, 5, जिसमें से बी का हिस्सा कितना है, 3, और ए और बी मिलाकर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। सॉल्व करोगे, 5 से काटोगे 18 बार में, 18 को 3 से इंटू करोगे 54 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? या वैसे भी मुझे पता था कि ए और बी मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, ए 36 आ गया था, 90 से घटा दूंगा आ जाता वैसे भी, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं देखूं ध्यान से, मुझसे इन्होंने एंगल सी पूछा था। कौन सा पूछा था, सी पूछा था। जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा? अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, भाई ये एक स्ट्रेट लाइन पर है कि नहीं है? एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल दिखाई दे रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पर जब भी दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है? तो वही प्रॉपर्टी तो लगाओगे। आप कहोगे कि बी और सी मिलाकर कितना है भाई, 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर है। और बी कितना दे रखा है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला कितना है, 54 डिग्री, और सी पता नहीं है। अच्छा सी तो मुझे निकालना था, 54 इधर ऐड हो रहा है तो सी में से क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इधर कर देता हूं, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। 54 ऐड हो रहा था, इधर आकर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और 54 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 126 डिग्री। ये हो जाएगी सी की वैल्यू। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया सबको? आसान क्वेश्चन था कि नहीं? नोट कर लो इसको मैं हटा देता हूं ताकि फिगर क्लियर रहे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है। जरा ध्यान से देखो, पी क्यू आर और पी आर क्यू कौन सा है भाई? देखो पी क्यू आर कौन सा है, ये वाला। पी आर क्यू कौन सा है, ये वाला। और बराबर कौन किसको करना है, देखो इसको और इसको कह रहे हैं कि बराबर करो। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? और इन दोनों का सम भी 180 होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का सम तो 180 आ रहा है। इसी चीज का इस्तेमाल करो यहां पर, ठीक। सबसे पहले आप लिखो, देखो कि एंगल जो है तुम्हारा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री है। क्योंकि लीनियर पेयर है, ये एक बात हो गई, क्योंकि लीनियर पेयर है और ये एक बात। दूसरा देखो, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये भी 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, और ये दूसरी बात हो गई। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं?
मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली ये कहा है कि भाई इन दोनों का सम भी 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है। यही बात मैंने यहां पर लिखी है, दोनों का सम 180 है, यानी राइट हैंड दोनों का बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी तो आपस में बराबर होगा। तो आप लिखो बाई 1 and 2। भाई ये भी 180, ये भी 180, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ये बराबर हो गया पी आर टी प्लस पी आर क्यू, और यही तो होगा। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें बराबर कौन सा है दे रखा था, इसने कहा था भाई पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों आपस में बराबर है। तो एक काम करो, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर टी प्लस, यार जब पी आर क्यू और पी क्यू आर बराबर है तो मैं पी आर क्यू को हटा के पी क्यू आर लिख दूं ना, वैल्यू तो बराबर है क्योंकि दोनों सेम है। तो चाहे मैं पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दूं या पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर भी पी क्यू आर ऐड हो रहा है, इधर भी पी क्यू आर ऐड हो रहा है, यानी सेम अमाउंट है दोनों तरफ। तो पी क्यू आर इधर से और इधर से उठा के कर दो कैंसिल, तुम्हारे पास बचेगा क्या, पी क्यू एस, और इधर क्या बचेगा, पी आर टी। और यही मुझे प्रूव करना था। बोलो समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? आसान क्वेश्चन है बिल्कुल कि नहीं है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ज्योमेट्री करने में? ठीक है, अगर अच्छे से समझ जाओगे लाइंस एंड एंगल्स तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर देखो आप 4, एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड ये आपस में बराबर है। एक्स प्लस वाई कौन सा है, ये दोनों, डब्ल्यू प्लस जेड कौन से, ये दोनों, और ये आपस में है बराबर। प्रूव करना है कि एओबी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मुझे एओबी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो या तो मैं इन दोनों एडजेसेंट एंगल को दिखा दूं कि भाई 180 डिग्री है, क्योंकि अगर लाइन है तो एक लाइन के ऊपर जो एडजेसेंट एंगल बन रहे होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर होते हैं। पढ़ के आए भी इंट्रोडक्शन में। तो चाहे हम W और Z को दिखा दें 180 डिग्री है, चाहे हम X प्लस वाई को दिखा दें 180 डिग्री है, ये मेरा प्रूव हो जाएगा कि वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यही चीज करते हैं। अब उसके लिए क्या किया जाए, एक बात बताओ, ये जो एक्स वाई डब्ल्यू जेड ये पूरा जब मिल रहा है तो 360 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बन रहा है। तो यही चीज लिखो यहां पर, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड ये सब मिलाकर 360 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट एंगल बना रहे। ये यहां पे लिख दे सकते हो फ्रॉम द फिगर। ठीक है, फ्रॉम द फिगर। अब मुझे बताओ कि एक्स वाई और डब्ल्यू प्लस जेड ये तो इन्होंने कहा है बराबर है, तो मैं एक काम करता हूं, डब्ल्यू प्लस जेड को हटा देता हूं और एक्स प्लस वाई लिख देता हूं। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर है। तो मैंने डब्ल्यू प्लस जेड को हटा दिया, एक्स प्लस वाई लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया है, बिकॉज एक्स प्लस वाई ये इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के। ये मैंने रीजन लिख दिया कि भाई इस वजह से मैंने किया है ऐसा। अच्छा, एक्स प्लस वाई यहां भी है, एक्स प्लस वाई यहां भी है, दो बार हो गया ना, तो 2x प्लस वाई लिख दो। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, फिर 2 कॉमन ले लेना, बात तो सेम है। दो इधर इंटू कर रहा है x प्लस वाई में, तो उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, और 360 में से 2 से डिवाइड करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज, अब क्या लिखोगे, बिकॉज एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म 180 डिग्री, हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गई कि नहीं? बिकॉज, मैं लिख देता हूं यहां, एडजेसेंट एंगल्स ऑन लाइन AB, लाइन नहीं क्योंकि लाइन पता नहीं है मुझे, ऑन AB, एडजेसेंट एंगल्स ऑन AB, या पूरा लिखो ऑन AOB फॉर्म 180 डिग्री, हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई ये x प्लस वाई को तुम क्या लिख दो, एंगल AOB लिख दो। ये x प्लस वाई क्या है, एंगल AOB है कि नहीं है?
एंगल एओबी 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब एओबी एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है? क्या क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से? 2 क्वेश्चन और बचे, इनको भी निपटाते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रूव करने को बोला गया है, बहुत से बच्चों को समझ ही में नहीं आता है कि कहां से स्टार्ट करें। ठीक है, अब जब समझ ही में नहीं आएगा कहां से स्टार्ट करें तो फिर तो बैठे ही रहोगे। तुम एक काम करो, फिगर से देखो कि भाई सबसे बड़ा एंगल इन तीनों में कौन सा है, आरओएस, क्यूओएस और पीओएस में। भाई आरओएस तो ये वाला एंगल है, जरा देखना ध्यान से, आरओएस तुम्हारा ये इतना एंगल आरओएस है। क्यूओएस का इस्तेमाल, क्यूओएस ये पूरा है, और पीओएस कौन सा है, देखो पीओएस ये वाला है, ये वाला पीओएस है ना। सबसे बड़ा एंगल मुझे दिखाई दे रहा है फिगर से ही कि भाई क्यूओएस सबसे बड़ा एंगल है। तुम एक काम करो, एंगल क्यूओएस को उठाओ और वहीं से कहानी स्टार्ट करो। एक बार कहानी स्टार्ट हो जाएगी तो आगे जाकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यार प्रूव हो ही जाएगा। तुम सबसे पहले सबसे बड़े एंगल को उठा लो, एंगल क्यूओएस उठा लिया मैंने। अब जरा देखो एंगल क्यूओएस को मैं किस किस का सम लिख सकता हूं, देखो एक तो आरओएस और इसमें मैं जोड़ दूं ये वाला एंगल, बोलो तो ये और ये एंगल जब मिलेंगे तो ये पूरा का पूरा क्यूओएस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मतलब इसमें कोई मैथ नहीं है, ये तो बेसिकली तुम यहीं से देखकर बता सकते हो कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। देखो क्यूओआर और आरओएस ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, दोनों मिलके एक बड़ा एंगल बना रहे हैं, क्यूओएस बना रहे हैं कि नहीं। तो वही लिख दो, कौन कौन सा एंगल उठाया मैंने, एक उठाया आरओएस और प्लस आरओक्यू। ये तो साफ साफ पता चल रहा है, यहां लिख दो फ्रॉम द फिगर। इसमें मतलब मैंने क्या किया, फिगर से देखकर ये इंफॉर्मेशन उठा ली, इसमें कोई बहुत ऐसी बात तो नहीं थी जिसके लिए मुझे शो करना पड़े। अब समझो, मुझे क्यूओएस का काम है प्रूविंग में, रोके रहो, मुझे आरओएस का भी काम है प्रूविंग में, आरओएस भी मुझे मिल चुका है, लेकिन मुझे आरओक्यू नहीं दिखाई दे रहा है, तो आरओक्यू को कुछ करना पड़ेगा। भाई आरओक्यू इन्होंने बोला था कि 90 डिग्री है, आरओक्यू कितना है, 90 डिग्री है। आरओक्यू को हटाओ तो मैं क्या लिख सकता हूं, आरओक्यू को हटाओ तो मैं आरओपी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, तो भाई हटा दो, यहां लिख दो आरओएस और यहां लिख दो आरओपी। क्या लिख दिया, आरओपी लिख दिया। रीजन क्या लिखोगे, भाई जाहिर सी बात है कि जो ओ आर है ये इन्होंने कहा था परपेंडिकुलर है पीक्यू के, किसके परपेंडिकुलर है, पीक्यू के, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ 90 बनाएगी, इधर भी इधर भी, तो आरओक्यू को हटाया और आरओपी लिख दिया। चलो फिर आगे चलते हैं। आरओएस को भाई हमारा काम की चीज है, क्योंकि प्रूविंग में दे रखा है, नहीं टच करते हैं। आरओपी का भी काम नहीं है ना, तो आरओपी को भी हटा दो जरा। अब देखो इसको मैं हटा देता हूं, जरा ध्यान से देखो आरओपी को। आरओपी बन रहा है दो एंगल से मिलके, कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। ध्यान से देखो, इन्हीं दोनों एंगल से तो मिलकर बन रहा है आरओपी। तो आरओपी को हटाओ और इन दोनों एंगल को लिख दो, क्योंकि मेरे काम के भी हैं। आरओपी को मैं लिख सकता हूं एंगल आरओएस प्लस एंगल पीओएस। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? ये इंफॉर्मेशन मैं कहां से लाया, फिगर से ही तो उठा ली है, कोई इधर उधर से तो किया नहीं है, ठीक है। अब देखो आरओएस और आरओएस जुड़ गया तो कितना हो गया, 2 और यहां है पीओएस। तो जब ये पूरी कहानी पे हम पहुंच गए, अब ये सब मेरे काम के एंगल हैं, क्यूओएस आरओएस पीओएस, आरओएस क्यूओएस पीओएस, यही तीनों एंगल चाहिए थे। जिस तरह प्रूफ करना है उसके हिसाब से सेट कर दो। पीओएस माइनस हो रहा है तो भाई जाहिर सी बात है पीओएस इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्यूओएस इसमें से आप माइनस करो, पीओएस को माइनस कर दिया, ठीक है, इधर क्या बचा, 2 लेकिन मुझे तो आरओएस को अकेला छोड़ना है, देखो आरओएस अकेला है, तो दो इधर आरओएस में क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या कर देगा, डिवाइड। तो ये जो एंगल आरओएस होगा, दो इधर मल्टीप्लाई करता है, उधर जाकर डिवाइड कर देगा, डिवाइड मतलब 1/2, ठीक है। और ये हो गया क्यूओएस और माइनस पीओएस, और यही तो हमको प्रूव करना था। देखो आ गया कि नहीं, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। बोलो क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा मतलब मजा आएगा करने में, प्रूविंग करने में इसको। क्या क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर है तुम लोगों को, या कोई डाउट लग रहा है? एक लास्ट क्वेश्चन बचा, एक मिनट, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का बचा, कौन सा,
इसमें इन्होंने फिगर नहीं दिया है, फिगर तुमको खुद बनाना है। इन्होंने कहा कि भाई एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री है। तो एक काम करो, तुम पहले तो एक्स वाई जेड बना लो। तो ये मैंने बना लिया एक्स वाई जेड। यहां पर मैंने कहा भाई ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ये बना लिया एक्स वाई जेड। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस किया मतलब आगे बढ़ाया जाता है। तो ये एक्स वाई जो तुमको एक्स वाई दे रखा है, इसको क्या करो, आगे बढ़ा दो। तो एक्स वाई को आगे बढ़ा दिया, इस तरह मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया एक्स वाई को। ठीक है, कहां तक लेकर गए इसको भाई, पॉइंट पी तक लेकर गए। इसको प्रोड्यूस किया, आगे कहां तक ले गए, पी तक ले गए। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जरा जेड वाई पी को देखो, जेड वाई पी यही तो है। बाइसेक्ट का मतलब बीचों बीच से इस तरह से काटना कि दोनों एंगल बिल्कुल बराबर डिवाइड हो जाए। तो वाई क्यू ये हो जाएगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अब तुम्हें क्या क्या फाइंड करना है इसमें। इसमें तुम्हें फाइंड करना है सबसे पहले तो एक्स वाई क्यू। कहां है भाई एक्स वाई क्यू, देखो जरा, ये पूरा एंगल तुम्हें फाइंड करना है, एक एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। यानी ये वाला जो एंगल है ना क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स, तो इसका रिफ्लेक्स होगा ये पूरा, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स होगा ये पूरा। ये दो एंगल्स तुमको फाइंड करने। बोलो फिगर बन गया, इंफॉर्मेशन कुछ बहुत समझ में आ गई। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या दिक्कत है इसमें। सबसे पहले इन्होंने हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन को समझो। एक्स वाई जेड दे रखा है, लिख दो भाई एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री है। ये गिवन इंफॉर्मेशन हमने नोट कर दिया, इसमें तो कोई बहुत कमाल की बात हो नहीं गई। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो एक्स वाई थी ये एक लाइन ही तो होगी। इसको और आगे एक्सटेंड करोगे तो पी तक पहुंच गई, तो ये एक लाइन हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, तो ये एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, एक्स वाई पी ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन दिखे तो समझ जाया करो कि कुछ ना कुछ 180 डिग्री वाला खेल होगा ही होगा। तो उस पे एक्स वाई जेड यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होगा, बोलो 180 होगा कि नहीं होगा। बिकॉज एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए जो एक्स वाई जेड होगा प्लस जेड वाई पी होगा, ये बराबर होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर है, जाओ तो भाई लीनियर पेयर लिख दो। हालांकि ये लिख दिया था तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। एक्स वाई जेड कितना हो गया है, 64 डिग्री। अब 64 को ले जाकर उधर कर दो सब्ट्रैक्ट। 180 में से जब तुम 64 निकालोगे तो ये आ जाएगा 116 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। कौन सा एंगल तुम्हें पता चला है, जरा ध्यान से देखो। ये तुम्हें पता चल गया, जेड वाई पी तुम्हें पता चल गया। ये जेड वाई पी कितना है, 116 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा अब बाइसेक्ट कर रहा था, ये तो वाई क्यू है ना, ये बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करने का मतलब समझ रहे हो, बराबर पार्ट में बांटना। तो जब वाई क्यू ने बाइसेक्ट किया होगा, ये पूरा 116 था तो दो पार्ट में बट गया होगा, यानी 58 डिग्री ये वाला एंगल आया होगा और 58 डिग्री ये वाला एंगल आया होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। और ये हमको पहले से पता था कि भाई 64 डिग्री है, और हमसे यही तो पूछा था, एक्स वाई क्यू ही तो हमसे पूछा है। तो 64 और 58 मिलके बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब क्या करो, मुझे चाहिए जेड वाई क्यू। अच्छा ये दोनों एंगल मैं निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा देखो। एंगल तुम्हारा पी वाई क्यू, इसको हटाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एंगल पी वाई क्यू ये इक्वल है किसके, देखो पी वाई क्यू ये वाला, पी वाई क्यू ये इक्वल है किसके, जेड वाई क्यू के। क्योंकि वाई क्यू ने बाइसेक्ट किया है तो दो बराबर पार्ट में बटा होगा। अच्छा तो पूरे एंगल का आधा हुआ होगा, पूरा एंगल कितना था, जेड वाई पी, पूरे का आधा हुआ होगा कि नहीं, क्यों, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। भाई वाई क्यू ने बाइसेक्ट किया, दो बराबर पार्ट में बांटा। किसी भी फुल चीज को दो बराबर पार्ट में बांटोगे तो आधा आधा हो जाएगा कि नहीं, तो ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे। तो हाफ ऑफ 116, ये सॉल्व किया, आ गया 58 डिग्री।
अब मुझे ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ठीक है। अब चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने पूछा था मुझसे एक्स वाई क्यू। देखो एक्स वाई क्यू कुछ और नहीं होगा, किसका किसका सम है, देखो एक्स वाई क्यू ये पूरा, एक तो इसमें एक्स वाई जेड का काम है मुझे, और प्लस दूसरा मुझे जेड वाई क्यू का काम है। एक्स वाई जेड देखो 64 डिग्री दे रखा था कि नहीं, ये 58 निकला है कि नहीं, दोनों को ऐड करो आएगा 122 डिग्री, 122 डिग्री। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। अब मुझसे इन्होंने पूछा था क्या, देखो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्या पूछा था, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो पहले तो क्यू वाई पी कितना निकल कर आया है मेरा, क्यू वाई पी देखो यहां भी हम लोगों ने निकाला था, चाहे पी बाई क्यू बोलो चाहे क्यू वाई पी बोलो सेम बात है, इंट्रोडक्शन में बताया था कि नहीं, ये है 58 डिग्री। और ये भी बताया था कि किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको 360 से माइनस कर देना, तो 360 माइनस 58 डिग्री, ये आ जाएगा 302, 302 डिग्री, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक। ये हो गया लाइंस एंड एंगल्स की पहली एक्सरसाइज, चैप्टर 6 की 6.1, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हुआ है क्योंकि पहले तो इंट्रोडक्शन में बहुत छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश की है, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को टाइम लेकर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इस वजह से लेक्चर हो सकता है थोड़ा लेंदी हो गया हो, लेकिन समझ में तुमको अच्छे से आएगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो 6.1 को अच्छे से कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी पूरी रखो अपनी।